Hello everyone and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the news analysis for from 22nd to 28th of January 2031. Uh, sorry, 2026. So I'm very sorry because of the 26th January parade and all, I was not able to make the videos from the last 4-5 days. बट वी विल कवर इट अप टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है, वो सारा हम कवर करेंगे। आई होप आप लोग मुझे माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के एनालिसिस को। पहली न्यूज़ जो फ्रंट पेज की, जैसे कि आप देख सकते हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड ईयू फाइनलाइजेस द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और ईयू ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में, हाउ डज इट बेनिफिट ईयू, हाउ डज इट बेनिफिट इंडिया एंड व्हाट द डील इंक्लूड्स। ये 3 पॉइंट्स पे बेसिकली हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो आप सबको पहले तो पता होना चाहिए कि लगभग 10 से 20 साल ऐसे हो गए हैं जब से ये निगोशिएट हो रहा हो। बहुत पहले से ये निगोशिएशन चल रहा था इंडिया ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। देखो लिखा है ना, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स वर फर्स्ट लॉन्च इन 2007। तो पहली बार कब ये टॉक शुरू हुई थी? 2007 में शुरू हुई थी। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा बहुत सारे हिकअप्स हुए एंड दे वर रिज्यूम्ड इन 2022। 2007 में पहले शुरू हुई, फिर 2022 में दोबारा से रिज्यूम की गई ये बातचीत, ठीक है ना। और अभी जाके फाइनलाइज किया गया। बट अभी भी इसके लिए अपने को यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, वहां से इसको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। वहां अप्रूव होने के बाद ही ये फुल फोर्स में आएगा। तो अब पहला देखो, हाउ डज इट बेनिफिट ईयू, ईयू को कैसे बेनिफिट करता है। तो टैरिफ्स हैव बीन रिमूव्ड और कट ऑन 90% ऑफ ईयू गुड्स। जो ईयू के सामान है, आइटम्स है, उसमें 90% में से बेसिकली कहना चाहिए टैरिफ रिमूव कर दिया गया है। वाइन ड्यूटीज जो है वो कट कर दी गई है। देखो लिखा है, वाइन ड्यूटीज कट फ्रॉम 150% टू 20 to 30%। तो 150% जो वाइन ड्यूटीज हुआ करती थी वो घट करके केवल 20 से 30% लगाई जाएंगी। कार टैरिफ जो पहले 110% लगते थे, कार्स के ऊपर जो टैरिफ 110% थे, अब केवल 10% रह जाएंगे। इसके अलावा एयरबस एयरक्राफ्ट एंड प्रोसेस्ड फूड्स में भी जो टैरिफ्स उनको एलिमिनेट कर दिया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि बेसिकली टैरिफ हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब इंडिया को कैसे बेनिफिट करेगा? तो इंडिया बेसिकली ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स जो है, बहुत सारे आइटम जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, स्पाइसेस, इन सब में ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा कोटा 1.6 मिलियन टन फॉर स्टील, स्टील के लिए भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, लेकिन कोटा बेस है, मतलब इसका कुछ एक क्वांटिटी लिमिटेड है। इसके अलावा स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स जो है वो 27 देशों का जो ब्लॉक है, 27 कंट्रीज का जो ईयू ब्लॉक है, उसमें आसानी से काम कर सकता है। इसके अलावा कार्बन बॉर्डर टैक्स का जो अरेंजमेंट है, उसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग इंडिया को मिलेगा। मतलब कि अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि ईयू ने क्या बोला कि हम दूसरी कंट्रीज पे कार्बन टैक्स लगाएंगे, ऐसी कंट्रीज पे जो अपने प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा कार्बन एमिट करते हैं, वैसी कंट्रीज के ऊपर। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, उनकी मैकेनिज्म है। इसके अलावा उन्होंने ये बोल दिया इस डील में कि अगर वो किसी भी तीसरी कंट्री को, किसी भी और कंट्री को अगर वो इसमें मतलब बेनिफिट दे रहे होंगे, किसका वेवर दे रहे होंगे अंडर दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर का, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल्सो। इसके अलावा आर्म्स, एम्यूनिशन, इनके ऊपर भी फेस्ड टैरिफ हटाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो डील क्या इंक्लूड नहीं करती है, तो नो कंसेशन ऑन आइटम सच एज चिकन एंड राइस, चिकन एंड राइस में कोई कंसेशन नहीं है। नो एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, एनर्जी और रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट में कोई एग्रीमेंट बात नहीं करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया इंडिया द्वारा। चैप्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया एंड जियोग्राफिकल इंडिकेट, जीआई टैग्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब देखो मैंने क्या किया है, मदर ऑफ ऑल डील्स के कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने लिखा है। इट स्टार्ट हुआ 2007 में, 2022 में रिज्यूम हुआ, फाइनलाइज कर दिया गया। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, दोनों इकोनॉमीज को इंक्लूड करते हुए। अब ये बेनिफिट जो इंडिया को है, द ईयू विल ड्रॉप टैरिफ्स ऑन 99.5% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, है ना। और ये 27 नेशन के जो ब्लॉक में एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का, 99.5% ऑफ द टैरिफ्स विल बी ड्रॉप, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट जो है वो 90.7% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ऑल, यहाँ पे इमीडिएट जीरो ड्यूटी हो जाएगी एंड बहुत सारा फायदा इसमें मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा आप देखो ईयू का जो एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 97.5% इम्पोर्ट जो है यूयू से वो कवर किया गया है इसके अंतर्गत, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा सर्विस सेक्टर जो है, ईयू हैज एग्रीड टू कमिटमेंट्स अक्रॉस 144 सर्विस सब सेक्टर्स इंक्लूडिंग आईटी, प्रोफेशनल सर्विस, एजुकेशन। तो सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा दोनों कंट्रीज में, ठीक है ना। सेंसिटिव सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर एंड डेयरी आइटम्स जो है इंडिया की तरफ से स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर और डेयरी आइटम्स को बाहर रखा गया है। वहीं ईयू ने बीफ, शुगर, राइस, चिकन, मीट, मिल्क पाउडर, हनी, बनाना, सॉफ्ट व्हीट, गार्लिक एंड इथेनॉल को बाहर रखा है। ये थोड़ा डिटेल में है ना। ऑटोमोबाइल एंड वाइन में कोटा सिस्टम लगाया गया। देखो, negotiations on these contentious sectors was resolved via quota based system। एक कोटा बेस्ड सिस्टम मतलब कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी तक मिलेगा बेनिफिट, उसके बाद नहीं दिया जाएगा, तो कोटा सिस्टम बोलते हैं। जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी कार्बन फुटप्रिंट है जिसमें, वहां पे ईयू एक अलग टैक्स लगाता है, तो इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब कि इफ ईयू ग्रांट सीबीएम कंसेशन टू एनी थर्ड कंट्री, दोस कंसेशंस विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इंडिया एज वेल। मतलब कि अगर सीबीएम कंसेशन ईयू किसी भी दूसरी कंट्री को देता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया को मिल जाएगा कंसेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब रेटिफिकेशन होगा तो इसमें लीगल अभी इसको पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इट रिक्वायर्स ऑल ईयू मेंबर स्टेट जो है रेटिफिकेशन बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट इसको रेटिफाई करेगी, उसके बाद है। टारगेट डेट जो है वो लिखा है कैलेंडर ईयर 2026 के एंड तक इसको करने की कोशिश रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट डील है, इट इज द लार्जेस्ट एवर एफटीए, है ना। एंड इट विल फैसिलिटेट द मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड ऑल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। काफी इंपॉर्टेंट था ये न्यूज आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। दूसरी जो न्यूज है वो देखो, लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर यूजीसीज न्यू इक्विटी रूल्स सेज एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, अभी चूंकि हमने 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाया था तो ये मैं नहीं बता पाया, लेकिन अभी बता देता हूँ। यूजीसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसने 2026 में इक्विटी रूल्स लेकर के आए। इक्विटी रूल्स किस लिए लेकर के आए? वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। उनका कहना है कि भैया जो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कंट्रोवर्शियल जो पहला तो लाने में क्या कंट्रोवर्सी है? लाने में कंट्रोवर्सी है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की लाखों रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट की लाखों रूलिंग्स है जो कि बात करते हैं फॉर इक्विटी, फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। तो वो रूलिंग्स कहाँ कम पड़ रही हैं? पहली चीज तो ये कि क्यों ये रूल लाए जा रहे हैं, व्हाई दिस ओवरलैप व्हेन ऑलरेडी देयर आर मैकेनिज्म्स, व्हेन ऑलरेडी देयर आर रूल्स, है ना। और पिछले रूल से क्या अलग है, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस, है ना। जो ऑलरेडी रूल्स है उनमें क्या डिफरेंट है? तो डिफरेंस तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिफरेंस ये है कि अभी तक के जो रूल्स थे वो गाइडलाइंस के रूप में रहते हैं ना। अभी राइट नाउ देयर वर गाइडलाइंस की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नाउ देयर इज प्यूनिटिव एक्शन, देयर इज प्रॉपर प्यूनिटिव एक्शन, जहां पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ये सब चीज भी कैंसिल हो सकता है। बट जो सबसे कंटेंशियस इश्यूज है, कंटेंशियस इशू में क्या है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को तो आपने कवर कर लिया, एससी, एसटी एंड ओबीसी आर इंक्लूडेड इन दिस, बट जनरल कैटेगरी इज नॉट इंक्लूडेड। तो सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि क्या कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है? दिस इज द जनरल थिंकिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ whether they can be discriminated or not। तो आपने तो उनको इंक्लूड ही नहीं किया, तो मतलब they cannot be discriminated, the first issue। सेकंड इशू जो है वो ये है इनका कि एक जो क्लॉज था, एक क्लॉज था ड्राफ्ट में, वो कहता था कि भैया अगर फॉल्स कंप्लेंट है, मतलब अगर फॉल्स कंप्लेंट या झूठी कंप्लेंट रही तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बट दैट क्लॉज हैज बीन रिमूव्ड नाउ, फॉल्स कंप्लेंट का क्लॉज भी हटा दिया गया। अब फॉल्स कंप्लेंट का क्लॉज क्यों हटाया गया? दैट इज अगेन अ बिग थिंग कि क्यों हटाया आपने भाई? अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट की, फ्रिवलेस कंप्लेंट की, तब क्या 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 मैकेनिज्म है, क्या प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है? तो दीज आर द इश्यूज जो कि कंटेंशियस इश्यूज हैं, इनको लेकर के कहा जा रहा है कि ये सही रूल्स नहीं है और ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। पहला तो जनरल कैटेगरी को लेकर के जो सवर्ण है जिसको हिंदी में कहा जाता है, और दूसरा फॉल्स कंप्लेंट का कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है। एंड जो थर्ड कंटेंशियस इशू जो मैंने आपको बताया कि भाई पुराने रूल्स ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी सब कुछ प्लेस में है, तो फिर क्या नया है इसमें? व्हाई आर दे बीइंग प्रोमलगेटेड, क्यों इनको ला रहे हो आप? तो दैट इज द थर्ड थिंग, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी नोट्स होंगे मैं आपको करा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है ना।
यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, ये आपको दिख रहा है, पहले तो ये आप देख लो इनको अच्छे से, है ना। नाउ एज यू हैव सीन दिस, दे आर ग्रेटर फ्लेमिंगोज। क्या है ये? ग्रेटर फ्लेमिंगोज है। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है फोनिकोप्टेरस रोजियस। याद रखिएगा, क्या नाम है? फोनिकोप्टेरस, फोनिकोप्टेरस रोसियस, रोसियस, ठीक है ना। तो दिस साइंटिफिक नेम ऑफ दीज, एंड दे आर ऑन द होप आइलैंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले तो आप याद रखना ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में, होप आइलैंड। होप आइलैंड बहुत फेमस है ये, क्यों फेमस है बताऊंगा। और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे अभी हमने ग्रेटर फ्लेमिंगोस तो देख ही लिए, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑलिव रिडली टर्टल्स भी मिलेंगे। जब ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं ना, तो गहिर माथा, एक तो आपका उड़ीसा वाले में आता है, गहिर माथा जो बीच है, जो आपका उड़ीसा में है, ऋषिकुल्या, है ना। और होप आइलैंड कोरिंगा में भी आते हैं, और बीच में फेमस भी था क्योंकि होप आइलैंड में बहुत सारे कैराकासेस मिले थे ऑलिव रिडली टर्टल्स के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अर्ली 8th सेंचुरी तेलुगु इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में 8th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन मिला है, देख लेते हैं। ये तेलुगु इंस्क्रिप्शन है जो कि लगभग 8th सेंचुरी का है। इट हैज बीन डिस्कवर्ड एट पिटिकाया गुल्ला विलेज इन बिस्तावारीपेटा मंडल ऑफ द प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से मिला है, तेलुगु इंस्क्रिप्शन है 8th सेंचुरी का। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो मिला है, ये मिला है पितिकेश्वरा टेम्पल। तो एक तो आपको नाम याद रखना है, पितिकेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में हो गया। तेलुगु लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन मिला है। एपिग्राफिकल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें नए एम्बैंकमेंट के बारे में बताया गया, नवकट्टा, एक टर्म यूज हुआ है, नवाकट्टा, लिख लो आप लोग, नवाकट्टा। एक नव यानी न्यू, कट्टाइंस एम्बैंकमेंट, तो नया एम्बैंकमेंट बना था, उसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इसको बनाने वाले का नाम है प्रनिमिल्ली आचार्य, याद रखिएगा। आइडेंटिफाइड एज द स्कल्प्टर और द क्राफ्ट्समैन, जिसने इसको बताया प्रनिमिल्ली आचार्य, याद रखिएगा, प्रनिमिल्ली आचार्य। इट इज द नेम ऑफ द स्कल्प्टर हु हैज मेड दिस। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस बात है, तेलुगु इंस्क्रिप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। इन अ फर्स्ट प्राइवेट टेक्निकल स्टाफ टू असिस्ट ऑफिशियल्स इन डिजिटल सेंसस। अब आप सबको पता है कि 2027 का जो सेंसस होने वाला है, इट विल द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, फर्स्ट डिजिटल सेंसस। और इसमें आप सबको ये पता होगा कि इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन भी है, आप लोग अपने से अपने ऐप के थ्रू कर सकते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन। फर्स्ट डिजिटल सेंसस, फर्स्ट कास्ट सेंसस, ठीक है ना। आप सब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कास्ट सेंसस एंड ऑल। डिजिटल सेंसस भी पहला है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप ये एक और चीज है कि पहली बार प्राइवेट टेक्निकल स्टाफ को भी इंगेज किया जाएगा, जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाए जाएंगे ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाए जाएंगे। एंड प्राइवेट टेक्निकल स्टाफ जो है वो असिस्ट करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इन द सेंसस प्रोसेस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इंडिया ईयू टू कोलैबोरेट ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस बार एफटीए में है, एफटीए में है, हालांकि एफटीए में तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कमिटमेंट जरूर आया है दोनों कंट्री का कि इंडिया एंड ईयू जो है, दे हैव साइंड अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विद यूरेटम। ये यूरेटम क्या है? पहली चीज तो आपको याद रखना, यूरेटम क्या है? इट इज द atomic energy body of European Union. Euratom is basically the atomic energy body of the European Union. तो ये आप जरूर याद रखिएगा, यूरेटम, इट इज द एटॉमिक एनर्जी बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। 2020 में ही इसके साथ इंडिया ने एक पैक्ट किया था, जिसमें कहा था कि भैया पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी किया जाएगा, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी किया जाएगा। तो अब उसी एग्रीमेंट के बारे में बताया जाए कि भैया हम करेंगे इसको, आगे और बढ़ाएंगे, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। टू मेक सेंस ऑफ कॉस्मिक रेज, सन्स टीम ट्रैक्स अ फ्रेजाइल न्यूक्लियस। नाउ दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, हालांकि बहुत ज्यादा कोर टेक्निकलिटी है इसमें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसमें आपको इजिली समझा सकूं, है ना। तो लेट्स सी कि क्या है ये न्यूज। सबसे बड़ी बड़ी बात क्या है, अभी फिजिसिस्ट जो है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, यानी कि ये आपको पता है सर्न का एक्सपेरिमेंट है, जो यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी है सर्न, उसका ये एक्सपेरिमेंट है LHC, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नया इशू रिजॉल्व किया गया है। क्या इशू है? इशू है ड्यूटीरॉन्स का। ड्यूटीरॉन्स क्या होते हैं? ड्यूटीरॉन्स मैं आपको बता दूं,
ड्यूटीरॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ अ ड्यूटीरियम एटम। हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटोप्स हैं उसमें ड्यूटीरियम ट्रिटियम 3 होते हैं ना, तो एक आपका ड्यूटीरियम जो 2 वाला है वो ड्यूटीरियम कहलाता है। तो जो ड्यूटीरियम एटम है उसका न्यूक्लियस ड्यूटीरॉन कहलाता है। द न्यूक्लियस ऑफ अ ड्यूटीरियम एटम इज ड्यूटीरॉन विच इज अ हैवी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन को हम ड्यूटीरियम बोलते हैं। मैंने बता दिया ना हाइड्रोजन का एक फॉर्म है ना। इसमें एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन होता है विच आर बाउंड टुगेदर वेरी लूजली। वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन बाउंड टुगेदर वेरी लूजली। तो ड्यूटीरॉन क्या होता है मैंने बता दिया। ड्यूटीरॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ अ ड्यूटीरियम एटम, हैवी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है विच आर बाउंड टुगेदर वेरी लूजली। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में जो कोलिजन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट पे होता है, स्पीड ऑफ लाइट पे, और बहुत वायलेंट कोलिजन होता है। बट ड्यूटीरॉन्स जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल फ्रेजाइल एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो वो इसके कोलिजन को सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन फिर भी सरवाइव नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अभी देखा जा रहा था कि ये जो है ये देवर ड्यूटीरॉन्स वर बीइंग फॉर्म्ड इन द एलएचसी। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के अंदर से भी ड्यूटीरॉन निकल रहे हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि भाई जब इतने फ्रेजाइल है ये, तो ये सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं, हाउ आर दे सर्वाइविंग। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये थी, देखो प्रॉब्लम क्या थी, द बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी लो। जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वेरी लो है ना, यानी कि बहुत फ्रेजाइल है ये। तो LHC कोलाइड करता है नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट विच क्रिएट्स एक्सट्रीमली हॉट एंड chaotic environment। तो पजल ये थी कि इतने इतने डिस्ट्रॉयस इन्वायरमेंट में ड्यूटीरॉन को तो इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, यानी जो न्यूक्लियस है ड्यूटीरियम का वो इंस्टेंटली उसको ब्रेक हो जाना चाहिए था, बट फिर भी डिटेक्ट हो रहे थे इंटैक्ट ड्यूटीरॉन। तो वो कैसे हो रहे हैं, उसका जो सोल्यूशन निकल के आया कि भैया इसमें डिलेड असेंबली है। मतलब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिल रहे हैं ना, ये इनिशियल कोलिजन के टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, ये इनिशियल कोलिजन के बाद थोड़ा दूर जाकर के मिल रहे हैं, जिस कारण से ये सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डिलेड कोलिशंस जो है दैट इज द थिंग, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। डिलेड कोलिशंस का इसमें प्रिंसिपल है जो कि बताया गया है। ड्यूटीरॉन मेन आपको समझना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला आर्टिकल है द सोल्यूशन टू द फॉलिंग रूपी एंड लाइज इन डिप्लोमेसी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। देखो लिखने वाला भी कौन है, सी रंगराजन जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन के, एंड NR आपका भानुमूर्ति, है ना। तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उसके हैं ये प्रोफेसर, डायरेक्टर है सॉरी। तो अब ये सोल्यूशन ऑफ द फॉलिंग रूपी लाइज इन द डिप्लोमेसी, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया है। मैंने इसके नोट्स भी बना रखे हैं, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब बता नहीं सकता मैं। तो आप एक बार देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात चल रही है यहाँ पे कि किस तरीके से रुपी गिर रहा है अभी, है ना, जबकि इंडियन इकोनॉमी तो स्ट्रांग दिख रही है। देखो रुपी बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, रुपी इज फॉलिंग इवन व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज लुकिंग स्ट्रांग। जैसे कि ग्रोथ हमारी 7.4% हो रही है, ग्रोथ बाहर कंट्री से ज्यादा है। इन्फ्लेशन हमारा बहुत कम है, इन्फ्लेशन इज लो, दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट फॉर अस। तो इंडिया ओवर स्पेंड भी नहीं कर रही है एक्सपोर्ट्स में, ऑन इम्पोर्ट्स, है ना। तो फिर हमारा रुपया गिर क्यों रहा है, रुपया गिर इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ द कैपिटल आउटफ्लो। द ऑथर का कहना है कि रुपया गिर रहा है कैपिटल आउटफ्लो के कारण। इसका मतलब है कि फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा इंडिया के बाहर लेकर के जा रहे हैं, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऑथर का कहना है ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी इकोनॉमी खराब है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यूएस के साथ टेंशन चल रहे हैं, टैरिफ और ये सब जो इश्यूज हैं, इस कारण से हमारा ये पूरा इशू चल रहा है। ऑथर का कहना है कि यूएस का क्या रोल है, देखो तो यूएस ने बहुत हाई ड्यूटीज इंपोज कर रखी है 50% के आसपास इंडिया के ऊपर, रेसिप्रोकल टैरिफ्स के कारण। इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है इस कारण, और थ्रेट और देता ही जा रहा है क्योंकि हमारा ईरान के साथ भी ट्रेड चलता है। तो इस कारण से एक फियर और अनसर्टेनिटी आती है किसके ऊपर, इन्वेस्टर्स के दिमाग में। इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई देखो यूएस इंडिया के फेवर में है नहीं, तो इस अनसर्टेनिटी के कारण इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, इसलिए वो अपना मनी क्या करते हैं, पैसा क्या करते हैं, खींच लेते हैं, और डिमांड फॉर रुपी फेल, है ना। ऑब्वियस सी बात है अगर डिमांड फॉर रुपी फेल करेगी तो रुपी ऑब्वियसली क्या था, वीकेंड होगा। तो ऑथर का ये कहना है कि इस बार जो रुपया गिर रहा है उसका रीजन ये डिप्लोमेसी है, बिकॉज ऑफ द यूएस टेंशन। पहले जो पैसा गिर रहा था पहले दूसरा रीजन था, है ना, पहले जो था वो फॉरेन रिलेशन रीजन नहीं था, अब रीजन इकोनॉमी से मूव होकर के फॉरेन रिलेशंस हो गया है, ठीक है ना।
सो दैट इज द बिग पिक्चर यहाँ पे जो ऑथर ने यहाँ बोली है। तो वाई वीकर रुपी इज नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर इंडिया। अब देखो कई लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझना, कई लोग ये बोलते हैं कि अगर रुपया गिरता है तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि लेट रुपी फॉल एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, बट दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट तो महंगा हो जाएगा ना भाई, और आप एक्सपोर्ट क्या करते हो, जब आप रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हो, रॉ मटेरियल्स पहले आप इंपोर्ट करते हो उसके बाद ही तो आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी आपके वो रहेगा। तो रुपये का गिरना जो है इसका मतलब है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, एंड इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर अस, है ना। इसलिए डिप्लोमेसी सोल्यूशन है, डिवैल्यूएशन नहीं। ऑथर का कहना है कि इसमें डिप्लोमेसी सोल्यूशन है, इंडिया यूएस को एक एग्रीमेंट रीच करना पड़ेगा जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आए और कैपिटल फ्लो दोबारा इंडिया में आए, तभी रुपया स्ट्रेंथन हो पाएगा। तो बॉटम लाइन इज बेसिकली इट इज नॉट द इकोनॉमी, इट इज द डिप्लोमेसी दैट इज हर्टिंग इंडियन सेंटिमेंट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, और एडिटोरियल पार्ट भी हो गया है। आगे मूव करते हैं, एक आध और न्यूज आर्टिकल थे। ट्रम्प का यहाँ पे देखो, गोल्डन डोम क्या है देख लेते हैं। ट्रम्प्स गोल्डन डोम मार्क्स ईयर विद लिटिल प्रोग्रेस। गोल्डन डोम क्या है? इट इज अ मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव, जो कि प्रोग्रेस ज्यादा नहीं बनाया, बट नाम आपको तो याद रखना पड़ेगा, गोल्डन डोम। इट इज अ मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव, मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव याद रखना किसका है? यूएसए की तरफ से है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इसमें है नहीं, बट स्टिल इट इज देयर, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। नाउ गिव मी वन मोर मिनट फॉर द रेस्ट ऑफ द न्यूज आर्टिकल्स। तो आगे और देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 21 से हम पूरा देखेंगे, तो मैंने 22 से 27 तक का पूरा करंट अफेयर्स का नोट्स बना रखा है। आज 28 का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो पहला जो इशू चल रहा था गवर्नर्स डिस्क्रिशन एंड फेडरलिज्म के ऊपर चल रहा था। आप सबको पता है कि गवर्नर ने बहुत सारे स्टेट जैसे कर्नाटका, सॉरी केरला हो गया, और कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग का जो पहला सेशन था उसको लेने से मना कर दिया। किसी ने स्पीच चेंज कर दी, जो कि वो भी अगेन आउट ऑफ रूल्स है। गवर्नर्स ने वॉकआउट कर दिया इनॉग्रल स्टेट असेंबली के सेशन में, कर्नाटका में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ। तो इट हैज स्पार्क्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कि भैया ऐसा कर भी सकते हैं कि नहीं। सो द कंट्रोवर्सी बेसिकली इज द स्कोप ऑफ गवर्नाटोरियल डिस्क्रिशन। गवर्नाटोरियल मतलब गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है उसके ऊपर है कि गवर्नर क्या क्या कर सकता है। एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड एड्रेस देने की बात की जाती है, गवर्नमेंट ने जो एड्रेस बनाया वही आपको पढ़ना है, बट इसमें उन्होंने चेंजेस कर लिया अपना डिस्क्रिशन यूज करके। तो क्या उनके पास ये डिस्क्रिशन है भी कि नहीं है। आर्टिकल 163 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, बिकॉज गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन द डिस्क्रिशनरी मैटर्स। डिस्क्रिशनरी मैटर अगर आप छोड़ दें तो बाकी हर मैटर में एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इसको एक्ट करना है। तो क्या वेदर दिस इज द डिस्क्रिशन और नॉट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। दूसरा है कि आर्टिकल 176 वन जो है, आर्टिकल 176 वो कहता है गवर्नर का एड्रेस होना चाहिए टू द स्टेट लेजिस्लेचर। जो फर्स्ट एड्रेस है किसी भी सेशन का या किसी भी उसमें, तो वो गवर्नर ही करता है। तो गवर्नर के एड्रेस के ऊपर आर्टिकल 176 है। ऑथर ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बताए थे, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें गवर्नर के बारे में उन्होंने बोला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नॉट एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ही इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ही इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। नबाम रेबिया 2016 का केस है जिसमें उन्होंने कहा था कि लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो ये पूरा आर्टिकल समझना है, ये आपको क्वासी फेडरलिज्म के जो फेडरलिज्म का एंगल है उसके ऊपर समझना है कि भैया इंडिया में फेडरलिज्म है भी कि नहीं, क्योंकि सेंटर द्वारा अपॉइंट होता है गवर्नर, और वो फिर इतना बड़ा सेंटर स्टेट ले लेता है कि जो स्टेट में सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने जिसको सेलेक्ट किया, वो अपनी अथॉरिटी लूज करते जा रहे हैं, गवर्नर्स जो अपॉइंटेड है बाय सेंटर। तो ये दैट इज द बिग क्वेश्चन। इसमें कोऑपरेटिव और कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में जो क्वेश्चन आ सकता है वो कोऑपरेटिव और कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। कन्फ्रंटेशनल मतलब कि जो गवर्नर कन्फ्रंट कर रहा है ना, एंड देयर इज अ नीड फॉर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नर, दिस इज द बिग क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या वेदर देयर इज अ नीड फॉर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नर्स और नॉट। तो दैट इज द थिंग। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स न्यूज में थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिपब्लिक डे में अपना टेबलो प्रेजेंट किया था। जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि रिप्लेस करेंगे ओल्ड एक्ट्स को। मैंने एक नोट्स शॉर्ट बनाया है कि क्या क्या चीजें नई होने वाली हैं इस बार। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेप की डेफिनेशन, द एज थ्रेशोल्ड रिगार्डिंग द इंटरकोर्स विद वंस वाइफ हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 15 टू 18 ईयर्स। 18 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया है 15 साल से, है ना। एज थ्रेशोल्ड फॉर रिगार्डिंग द इंटरकोर्स विद वंस वाइफ, वाइफ के साथ जो इंटरकोर्स है उसकी एज 15 से 18 बढ़ा दी गई है।
एंड गैंग रेप डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई फॉर द गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 18 ईयर्स। डिसीटफुल रिलेशनशिप, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज नाउ अ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ऑफेंस, है ना, फॉल्स प्रॉमिस। टेररिज्म को डिफाइन किया गया है जनरल क्रिमिनल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देन इसके अलावा एक और चीज में जो आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को भी इंक्लूड किया गया है ना। इसके अलावा आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है, कम्युनिटी सर्विस, वो आगे आएगा हालांकि। मॉब लिंचिंग, न्यू स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो टैकल द मॉब वायलेंस। द प्रोविजन क्रिमिनलाइजिंग अननेचुरल सेक्स हैज बीन रिमूव्ड, इसको रिमूव किया गया है। जजमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन 45 डेज ऑफ ट्रायल कंप्लीशन, ट्रायल कंप्लीशन के 45 दिन के अंदर जजमेंट आना चाहिए। चार्जेस मस्ट बी फ्रेम विद इन 60 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग, 60 डेज ऑफ फर्स्ट हियरिंग के बाद चार्जेस फ्रेम हो जाने चाहिए, ठीक है ना। विमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी अटेंडेंस एट पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उस पे सिटीजन्स को एंड विमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम मैंडेटरी अटेंडेंस एट पुलिस स्टेशन। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को नेट बंद कर ले लीजिए अदरवाइज फोन आते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो आर्टिकल 20, सब्सटेंटिव लॉज कैन नॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव, क्राइम्स कमिटेड बिफोर जुलाई 1 विल बी ट्राइड अंडर आईपीसी, है ना, क्योंकि लॉज जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, इसलिए जो 1 जुलाई के पहले के लॉज हैं वो सारे आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत ही ट्रीट किए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनाइज क्राइम्स और ये सब इंक्लूड किया गया, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, डिजिटल अरेस्ट का टॉपिक न्यूज में था। अभी तक नो लीगल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर डिजिटल अरेस्ट इन इंडियन लॉ, कोई भी नहीं है डिजिटल लॉ के लेकर के प्रोविजन, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है, याद रखेगा, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 ऑफ जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। और इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। मेजर रिफॉर्म्स जो फोकस में अभी हुए हैं, रिमोट वोटिंग, यानी कि अगर आप दूर से वोटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ये अभी बातचीत चल रही। ई वोटर आईडी का लिंकेज, यानी कि वोटर आईडी को लिंकेज किया जाएगा, एंड फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर आपके कोई ग्रीवेंस है तो उसको रिड्रेसल जल्दी से जल्दी किया जाए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डॉनरो डॉक्ट्रिन न्यूज में थी, पता है आपको डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप प्लस मोनरो डॉक्ट्रिन को मिला करके बनता है। मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 में आई थी, याद रखिएगा, और 1823 में उन्होंने, उसमें 2 पॉइंट है बेसिकली कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए केवल अमेरिका ही एकमात्र सोल्यूशन है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए पहला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट है यूरोपियन इंटरफेरेंस जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, यूरोपियन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि न्यूज़ में थी अभी काफ़ी ज़्यादा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, लेट मी गो देयर। हाँ, एक एएमआई था, एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 11th आई है, एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इंडिया वाज रैंक्ड 11th एशियन कंट्रीज रिसेंटली, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 आया था, ठीक है ना। इसको रिलीज कौन करता है, डीजान शीरा एंड एसोसिएट्स करके ग्रुप है वो रिलीज करता है, डीजान शीरा एंड एसोसिएट्स करके ग्रुप है वो रिलीज करता है। एंड टॉप एशियन इकोनॉमीज में तो चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया ये कंट्रीज थी, है ना। एंड इंडिया जो है 11th पोजीशन में था। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 न्यूज में थी, ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 न्यूज में थी, तो मैं आपको थोड़ा उसका बता देता हूँ। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी रिलीज की गई, की हाइलाइट्स देख लीजिए। इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी नोटिफाइड इन 2005, तो 2005 में इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आई थी, उसको रिप्लेस करेगी। इट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंसिव इवोल्यूशन ऑफ इंडिया पावर सेक्टर इंक्लूडिंग फोर ग्रोथ इन जनरेशन, है ना, तो काफी ग्रोथ हो चुकी है 2005 से, उन सबको कवर किया जाएगा। इट एड्रेसेस द चैलेंजेस लाइक डिस्कॉम एफिशिएंसी, जो डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसी है, लॉसेज हैं, डिस्कॉम के जो डेट हैं, उन सबको कवर किया जाएगा। मेजर गोल क्या है इसमें, टारगेट है कि 2000 किलोवाट बाय 2030 पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो, एंड ओवर 4000 किलोवाट पर आवर बाय 2047, ये पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाए 2030 और 2047 तक, 2000 और 4000, ठीक है ना, ये टारगेट है। देन क्लाइमेट कमिटमेंट्स अलाइनिंग विद इंडियाज गोल ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी बाय 45%, 45% से कम करना है एमिशन इंटेंसिटी को बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030, बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030, ये 45 एंड 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की गई है डिस्कॉम्स और एसएलडीसीज को लेकर के। इसके अलावा टैरिफ रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि कॉस्ट रिकवरी एंड रिड्यूस की जा सके क्रॉस सब्सिडी बर्डन्स को। रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा।
एंड इंटीग्रेट करना है थर्मल पावर को, स्टोरेज को विद थर्मल पावर, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। एंड स्ट्रेंथनिंग करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को टू सपोर्ट एफिशिएंट मार्केट ऑपरेशन, मतलब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी स्ट्रेंथन करना है, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें हैं। नेट जीरो तो पता है 2070 तक का प्लेज है अपने को। ये आपका ग्राम सड़क योजना के बारे में 25 साल पूरे हो गए, 2000 में लॉन्च हुई थी ग्राम सड़क योजना, रूरल डेवलपमेंट के लिए है, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कलाड़ी जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है, कलाड़ी याद रखेगा, मिल्क बेस्ड चीज होता है कलाड़ी, मिल्क बेस्ड चीज जम्मू कश्मीर से। एंड अगरवुड, अगरवुड बहुत फेमस है, अगरवुड, अगरवुड अभी रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक स्कीम लॉन्च की है 80 करोड़ अगरवुड स्कीम, जो कि त्रिपुरा के लिए, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, इसके जीआई टैग भी है इसमें, याद रखेगा अगरवुड। एंड त्रिपुरा के लिए फेमस है, एंड इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की 80 करोड़ की इसको प्रमोट करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जेम्स वेब टेलीस्कोप का जॉइंट प्रोजेक्ट है, किसका किसका है, नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है ना। एंड ये लोकेटेड कहाँ पर है, L2 लैग्रैंज पॉइंट पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता ही रहता है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। पीएफएस न्यूज में थे, पीएफएस क्या होते हैं, दे आर बेसिकली फॉरएवर केमिकल्स, इनको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है इनका पर एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, पर एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, दे आर लार्ज ग्रुप ऑफ मैन मेड केमिकल्स, दे आर मैन मेड केमिकल्स, पर एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, इनको फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है, बिकॉज दे डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली इन नेचर एंड दे स्टे फॉर ईयर्स इन वाटर, सॉइल, फूड एंड ह्यूमन बॉडीज, बहुत सालों तक ये रहते हैं, ठीक है ना। दे आर यूज्ड इन वाटर, ऑयल एंड हीट को रिपेल करते हैं चूंकि ये, तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर में, टेफ्लॉन कोटिंग्स में यूज होते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स एंड शूज में यूज होते हैं, फायर फाइटिंग फोम्स में यूज होते हैं, फूड पैकेजिंग, पिज्जा बॉक्सेज एंड ऑल, कॉस्मेटिक्स, इन सब जगहों पे यूज होते हैं ये, ठीक है। डेंजरस क्यों है, बिकॉज दे कैन एक्यूमुलेट इन बॉडी ओवर टाइम, लिमिटेड, दे कैन कैंसर, हार्मोन डिसरप्शन, लिवर डैमेज, वीक इम्यूनिटी, ये सारे कॉज करते हैं। एक तरीके से पीओपीज हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में ये आते हैं। एंड एग्जांपल डीडीटी, पीसीबी, डाइऑक्सिन्स एंड ऑल। इनके लिए ये भी आपको पता होगा, ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, अगर आपको नहीं पता तो याद रखेगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए है, आपका पीओपीज को स्टॉप करने के लिए, ये ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूज में थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में अडॉप्ट हुआ था, इंडिया एक सिग्नेटरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। CAES, अब ये न्यूज में था रिसेंटली, जिंगशू प्रोविंस चाइना में न्यूज में था। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज प्लांट, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज प्लांट, है ना, याद रखिएगा, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज प्लांट, ये चाइना में स्टार्ट हुआ है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज प्लांट, हैज बीन स्विच्ड ऑन एट द सॉल्ट केव इन चाइना। एंड ये आपको याद रखना है, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज प्लांट फर्स्ट, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये कहाँ पे हुआ है, चाइना में हुआ है। गंडक रिवर न्यूज में थी, गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की है, ओरिजिन इसका नेपाल हिमालयाज है। ढोल न्यूज में थे, आयुषन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। इट इज अ कैनाइड लिविंग नेटिव टू साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, है ना, कुत्ते के जैसा दिखता है, एनाटॉमिकली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द जीनस कैनीज इन सेवरल स्पीशीज, स्कल इज कॉन्वेक्स रादर देन कॉनकेव इन प्रोफाइल। तो कैनिस के बाकी जो है वो कॉनकेव होते हैं, बट इसका कॉन्वेक्स होता है स्कल, है ना। एंड इट लैक्स अ थर्ड लोअर मोलार एंड ऑल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। एंड सौपर्णिका रिवर ओरिजिन वेस्टर्न घाट है, फ्लोज इनटू अरेबियन सी। सौपर्णिका रिवर इज आल्सो नोन एज सौपर्णिका, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कर्नाटका की, याद रखिए, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका की रिवर है, अरेबियन सी में फ्लो करती है। इट इज सराउंडेड बाय द लश ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। And legends has it that Garuna, the divine bird and vehicle of Lord Vishnu, performed penance on the river bank, है ना, सौपर्णिका, another name for Garuna, so Supern is the name for Garuna, तो ये आपको याद रखना है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बैक्ट्रियन कैमल्स न्यूज में थे, तो बैक्ट्रियन कैमल्स फेमस है फॉर डबल हम्प, ये याद रखना, डबल हम्प होता है बैक्ट्रियन कैमल्स में, कैमल्स में, एंड ये नुब्रा वैली में पाए जाते हैं, नुब्रा वैली जो लद्दाख वाला रीजन है, नुब्रा वैली वहां पाए जाते हैं। और इस बार न्यूज में क्यों होता है, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड में इनको दिखाया गया था, है ना। एंड दे हैव बीन डूइंग ट्रेड इन द सिल्क रूट फॉर द लास्ट 6000 ईयर्स,
इनको मुंदरी कैमल्स भी कहा जाता है, लोकली इनको मुंदरी कैमल्स कहा जाता है, मुंदरी, याद रखेगा। नुब्रा वैली में फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लाकुंडी एक कर्नाटका में जगह है, नोन फॉर द चालुक्यन आर्किटेक्चर, एंड लाकुंडी विलेज जो है गडक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, ये अभी न्यूज में आया था। एंड अर्लियर ओल्डेस्ट आर्ट जो था वो पहले यूरोप में माना जाता था, बट अब पता चला है कि इंडोनेशिया केव आर्ट जो है दैट इज द अर्लीस्ट केव आर्ट, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देन कुछ और इंपॉर्टेंट है, पेंडोह डैम न्यूज में था, पंदोह पंदोह डैम कहाँ पर है, बियास में है, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। माउंट एसो न्यूज में था, क्यूशू आइलैंड जापान में है, माउंट एसो इट इज इन क्यूशू आइलैंड जापान। एंड मुना आइलैंड जो न्यूज में था वो सुलावेसी इंडोनेशिया में है। तो ये जो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है न्यूज, वो सारी मैंने आपको बता दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम द लास्ट 5-6 days जो न्यूज में आई थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।